हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आज इसके स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर साल पूछे भी जाते हैं और रिपीटेड भी है मेरे पे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि रिपीटेड एमसीक्यू है। अगर रिपीटेड एमसीक्यू आपको ज्यादा नहीं, लास्ट में आपको हम 100 या 150 एमसीक्यू बताएंगे, उसमें से आपको 20 नंबर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब 20 नंबर एक वीडियो में आपको दिलाने का वादा कर रहे हैं और इसके सर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक की ओर और बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे नया है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही नया है। ठीक है ना, तो बच्चा तो नया ही होगा, तो जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लासेस लगातार मिलती रहे। ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को क्लासेस लगातार मिलती रहे। और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम, डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका भौतिक विज्ञान है और आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस फर्स्ट चैप्टर आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया। और देन वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 चैप्टर। ठीक है, साइंस की बुक के मुताबिक यहाँ पर 10 चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू देखने से पहले आपको 20 नंबर पक्के करवाएंगे। ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हर साल रिपीटेड हुए हैं। ठीक है ना, और यूपी पर 2027 और दार इसके स्टडी पॉइंट, ये जो हमारा पड़ा हुआ है, ये हमारा चैनल का नेम है। ठीक है ना, चैनल का नेम है। इसको आप ब्रांड बना दीजिए। आप लोग इतना सपोर्ट करिए इस प्लेटफॉर्म पर कि ये आपका ब्रांड बनके तैयार हो जाए। और आरएस के सर का जो भी सपना है कि मेरे जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े बड़े टीचरों के पास पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम उनको छोटे से छोटे टॉपिक बहुत आसानी तरीके से समझा सकें। मतलब कहने का ये है कि बड़े से बड़े नंबर वाले, मतलब कि 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, बहुत ही छोटे से छोटे वीडियो में और बहुत ही छोटे से छोटे टॉपिक में समझा पाए। ठीक है ना। तो ये हमारा एक सपना है और आप लोगों को क्या करना कि फ्री में एजुकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सबको क्या परिवर्तित करना। ठीक है ना। परिवर्तित का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि बदलना। ठीक है, आप लोग अभी नए हैं, आप लोग अभी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो है प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बना दीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे उससे रखना होगा, उसे कहां पे रखना होगा। सबसे पहले हम लोग ए देखेंगे, वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र सी पे रखना होगा, या फिर बी दर्पण के फोकस बिंदु एफ पे रखना होगा, या फिर सी हमारा हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में रखना होगा, या फिर हमारा डी हो जाएगा दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में रखना होगा। तो जल्दी से आपको कमेंट में बता देना है कि इसको कहां पे रखना होगा। तो कमेंट में फटाफट बता दीजिए। तो हमारा आपका ऑप्शन हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहां पे रखना होता है, दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में रखना होता है। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डी है, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है,
शून्य होती है, बी अनंत होती है, सी आपका 25 सेंटीमीटर होती है, या डी फिर माइनस का 25 सेमी होती है। तो जल्दी से आपको कमेंट में बता देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो आपको हमने 2-3 बार वीडियो में बताया है, 2-3 बार क्लासेस में बताए हैं, सेशन में बताए हैं कि मेरे प्यारे बच्चों जो होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी वो कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। ठीक है, वो कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। तो अनंत इज ए राइट आंसर, मतलब कि बी वाला जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो स्थिति बिंदु है उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, यहाँ पर देखने वाले हैं। ए आपका उल्टा आभासी बड़ा बनेगा, या फिर बी आपका उल्टा वास्तविक बड़ा बनेगा, या फिर सी आपका सीधा आभासी बड़ा बनेगा, या फिर डी आपका उल्टा वास्तविक छोटा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा वास्तविक क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ पर बी वाला इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा बी वाला इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव की स्थिति होगी। तो ध्रुव की स्थिति यहाँ पर क्या होगी देखिए, सबसे पहले ए आपका हो जाएगा ध्रुव व फोकस के बीच, बी आपका हो जाएगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है, या फिर डी आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहाँ पर किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब जो है हमारे प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण वाला है वो क्या हो जाएगा, उसको जल्दी से आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति हमारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्रुव व फोकस के बीच हो जाएगी। ठीक है ना, ध्रुव व फोकस के बीच हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट चीजें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसके लिए संभव है, ए आपका उत्तल दर्पण में, या फिर बी आपका अवतल दर्पण में, या फिर सी आपका समतल दर्पण में, या फिर साधारण कांच में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पांचवे का कौन सा होगा उसको भी आपको कमेंट में बताना है। तो संयुग्मी फोकस असंभव होता है वो सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। कहाँ में होता है, अवतल दर्पण में होता है। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। ठीक है ना, फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है ना। तो संबंध देखना है, तो फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध आपको मैंने बताया था। ये आपका क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है एफ एवं आर में संबंध बताना है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है ना, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका वक्रता त्रिज्या आर हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यफ और प्रतिबिंब की मतलब संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा, तो 6 का आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, कितनी 12 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी यहाँ पर देखते हैं। ए आपका हो गया 12 सेमी होगी, बी आपका प्लस का 6 सेमी होगी और 24 सेमी होगी, या फिर डी आपकी माइनस के 6 सेमी होगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो सबसे, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी हुई है। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12, यहाँ पर हो जाएगा यफ बराबर 12 बटे आर हो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और फोकस दूरी मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 6, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं
कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ए आपका हो गया 10 सेंटीमीटर होगी, बी आपका 20 सेंटीमीटर होगी, सी आपका 30 सेंटीमीटर होगी, या फिर डी आपका 40 सेंटीमीटर होगी। तो इसको जल्दी से फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि कितनी सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी -2, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी डी हो जाएगी आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर अभी देखेंगे कि तो 10 है माइनस का, और फिर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कैसे वाला सूत्र रहेगा, F बराबर R 2 गुणे 10 माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, और 20 फिर यहाँ पर गुणे हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के अवतल दर्पण की पृष्ठ वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपका पहला है 5 सेंटीमीटर होगा, बी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, सी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी, या फिर डी आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों डी आपकी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, कितनी होगी, डी आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या 20 सेमी की एक दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा वो क्या होगा, ए हमारा दर्पण के पीछे बनेगा, बी हमारा दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, या फिर सी हमारा फोकस पर बनेगा, या फिर डी हमारा जो है दर्पण के और वक्रता के केंद्र पर बनेगा। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है, डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के अवतल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, कितनी होगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, 18 सेंटीमीटर होगी, या फिर 24 सेंटीमीटर होगी। तो 12 मतलब कि यहाँ पर होने वाली है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पैर पे फोकस है। यहाँ पर अगर वक्रता त्रिज्या वगैरह कुछ होता तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता, तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है F बराबर 2R, ठीक है, 2R हो गया, ठीक है ना। तो F बराबर हमारा फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, या फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर हमारा 2 और गुणे F कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 मतलब 12 दूनी 24, तो R बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। अवतल लेंस की त्रिज्या पूछ रहे हैं तो R वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के छोटा सीधा व वास्तविक काल्पनिक बनता है। हमारा ए हो जाएगा समतल दर्पण, ठीक है, बी हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, डी हमारा हो जाएगा किसी में भी नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, बी हमारा क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं
कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो हमारा ए हो जाएगा समतल दर्पण, बी हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी हो जाएगा अवतल दर्पण, या फिर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट कमेंट में बताते रहिए। तो हमारा इसका भी बी हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका कोण होगा। तो उसका जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। देखिए दो माध्यमों की सीमा का पृष्ठ एक प्रकाश की किरण लंबवत अपवर्तित होती है तो उसका जो कोण होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये तो आपका कॉमन सेंस है, तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। ए हमारा हो जाएगा 1 होता है, बी हमारा हो जाएगा 1 से कम होता है, सी हमारा हो जाएगा 1 से अधिक होता है, डी हमारा हो जाएगा अनंत होता है। ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा है वो क्या हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या फिर सी हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, या फिर डी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका भी जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा अपोजिट होता होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है कि नहीं। ए हमारा लाल रंग के लिए होता है, बी हमारा बैंगनी रंग के लिए होता है, सी हमारा हरे रंग के लिए होता है, पी हमारा पीले रंग के लिए होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो उसका जो हमारा होता है बैंगनी कलर के लिए होता है, तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के लिए ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति पर होगा, किस प्रकृति पर होगा। ए हमारा हो जाएगा दर्पण के पीछे हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा पी एवं एफ के बीच में, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी एवं सीधा, तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो बी को देख लीजिए और सी को देख लीजिए, डी क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया तो आपको क्या नहीं बताया। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा ठीक है, जो भी बच्चा समझ में आ रहा है वो यस लिख देगा, और किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो नया प्लेटफॉर्म है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आगे से आगे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहें। ठीक है ना। तो मैं आरएस के वादा करता हूं आपको बहुत अच्छे अंक से प्राप्त कराऊंगा, और आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है द आरएस के स्टडी पॉइंट। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मैं कहने जा रहा था द इंडियन कहने जा रहा था, मतलब द इंडियन नहीं है, द आरएस के स्टडी पॉइंट है। ठीक है ना। तो चलिए द आरएस के स्टडी पॉइंट की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।